नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी खबर, आपकी हकीकत। फिर आऊँगा एक सच्ची खबर को लेकर। जय हिंद। राहुल गांधी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज जगदलपुर और खरसिया में राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूती देने वाले हैं। पिछले शनिवार को भी राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांकेर, कोंडागांव, राजनांदगांव और कवर्धा में चुनावी सभा की थी। 28 अक्टूबर को कांकेर दौरे के दौरान राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने पर केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया था। कोंडागांव में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा फिर से उठाया और मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने मोदी सरकार पर यूपीए सरकार के समय कराई गई जनगणना रिपोर्ट पब्लिक न करने का आरोप लगाया था। आज भी राहुल के निशाने पर पीएम मोदी ही हैं। जगदलपुर में पहले चरण में 7 नवंबर को मतदान है। कांग्रेस ने यहां जतिन जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनकी टक्कर बीजेपी के किरण देव से होगी। वहीं खरसिया से कांग्रेस के मंत्री उमेश पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से महेश साहू चुनावी मैदान में है। साल 2018 में बीजेपी ने खरसिया से ओपी चौधरी को मैदान में उतारा था, लेकिन पूर्व आईएएस चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने ओपी को रायगढ़ से टिकट दिया है। खरसिया में दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। पीएम मोदी भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। नरेंद्र मोदी आज दुर्ग जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी छत्तीसगढ़ के बस्तर और सुकमा में जनसभा कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी होंगे, तो राहुल के निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी होंगे। यानी आज राज्य का सियासी तापमान काफी हाई रहने वाला है। लेकिन फिलहाल सभी की नजरें राहुल गांधी पर है कि वो क्या कहते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों के साथ प्रचार में लगी है। इस बीच राज्य की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने विवादित बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता संदीप दायमा ने मस्जिदों और गुरुद्वारों को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। वो तिजारा में बीजेपी के प्रत्याशी और सांसद बाबा बालक नाथ द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। इस बयान के बाद बीजेपी उम्मीदवार चौतरफा घिर गए हैं। दबाव कहे या गलती का एहसास बीजेपी नेता संदीप दायमा ने वीडियो तक जारी की है और माफी भी मांगी है। उधर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेज दिया है। संदीप दायमा इसी सीट से पूर्व बीजेपी उम्मीदवार रह चुके हैं। उन्होंने जब विवादित बयान दिया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के तिजारा से उम्मीदवार और अलवर के मौजूदा सांसद बालक नाथ ने कहा कि दायमा से पाप हुआ है। बालक नाथ को उत्तर प्रदेश के सीएम के करीबी के रूप में देखा जाता है। अलवर जिले के तिजारा निर्वाचन क्षेत्र में तगड़ी कंपटीशन देखने को मिल रही है। इस क्षेत्र ने बीजेपी द्वारा हिंदू पुजारी बालक नाथ को मैदान में उतारने के साथ धार्मिक रंग ले लिया है। अब दायमा का भाषण सामने आने के बाद ये सीट अधिक ध्रुवीकृत होने के लिए तैयार है। उनके भाषण में कहा गया कि क्षेत्र में गुरुद्वारे तेजी से बढ़ रहे हैं, जो नासूर बनने जा रहे हैं और बीजेपी को उन्हें उखाड़ फेंकना जरूरी है। अपने भाषण में दायमा ने कहा, किस तरह से इतनी मस्जिदें, किस तरह से गुरुद्वारे यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएंगे। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालक नाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सिख समुदाय तक निरंतर पहुंच बनाने की कोशिश में है, इसलिए पार्टी ने दायमा के बयान पर तुरंत कार्रवाई भी की। चुनाव आयोग द्वारा दायमा को नोटिस भेजे जाने पर बालक नाथ ने बातचीत में कहा कि सिख समुदाय ने हमेशा सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा की है और उम्मीद जताई कि अगर कुछ बच्चों ने कोई गलती की है तो वो माफ कर देंगे। उन्होंने कहा, कभी कभी अनजाने में कुछ पाप हो जाते हैं। उस संदर्भ में मैं गुरु गोविंद सिंह जी से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। मैं संदीप दायमा को गुरु गोविंद सिंह जी के दर पर जाने और कुछ धर्म पूर्ण का काम करने के लिए भी कहूंगा, ताकि वो दोष मुक्त हो सके। दायमा का भाषण सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तिजारा में लगभग 5000 की संख्या में सिख समुदाय ने दायमा के पुतले जलाए और बालक नाथ और आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाए।
बीते दिनों दाइमा ने माफी का एक वीडियो जारी किया, लेकिन साथ ही मुसलमानों पर निशाना साधा जो तिजारा में सबसे बड़ा समूह है। वह वीडियो जारी कर माफी मांगते हुए दाइमा ने कहा, मस्जिद मदरसा के स्थान पर मैंने गलती से गुरुद्वारा साहब के बारे में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। मैं पूरे सिख समुदाय से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, जिसने हमेशा हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा की है। मुझे नहीं पता कि मुझसे गलती कैसे हो गई। मैं गुरुद्वारे जाकर इस गलती का पश्चाताप करूंगा। मैं पूरे सिख समुदाय से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। सत श्री अकाल। बता दें, दाइमा के फेसबुक पोस्ट पर वीडियो भी देखा जा सकता है, जिसमें वो गुरुद्वारे भी गए थे, वहां सेवा भी की। उधर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस मामले पर ध्यान दिया और दाइमा द्वारा जारी वीडियो माफी को साझा करते हुए लिखा, बीजेपी नेता ने अपनी गलती और बढ़ा दी है। उन्होंने लिखा, बीजेपी नेता संदीप दाइमा कहते हैं, मैं मस्जिद मदरसा कहना चाहता था, लेकिन किसी तरह गुरुद्वारा कह दिया। उन्हें इस बयान पर भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के खिलाफ बोलना गुरुद्वारों के समान ही निंदनीय है। जानकारी के मुताबिक अब दाइमा को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया है। भिवाड़ी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दाइमा, जो गुर्जर समुदाय से आते हैं, वो 2018 में तिजारा सीट से तीसरे स्थान पर रहे। जीतने वाले बीएसपी नेता संदीप यादव बाद में कांग्रेस में चले गए। हालांकि विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी पर इस बार ध्रुवीकरण के जरिए तिजारा जीतने की कोशिश करने का आरोप लगा है। ये सीट राजस्थान हरियाणा सीमा पर मेव बेल्ट में आती है, जहां मुसलमानों की भारी संख्या है। तिजारा में इनकी संख्या लगभग 70,000 है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब बेहद आक्रामक अंदाज में टीआरएस की घेराबंदी में जुटी हुई है। कांग्रेस का दावा है कि तेलंगाना में अब उसकी बारी है। 3 दिसंबर के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी और चुनाव में बीआरएस चीफ और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के हिस्से हार आएगी। हाल ही में आए तमाम सर्वे कांग्रेस की जीत का भी दावा करते नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि तेलंगाना में केसीआर सरकार ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और गरीबों को धोखा दिया है, ठगा है। राज्य में एक असहाय, अवसादग्रस्त 30 वर्षीय दलित व्यक्ति ने स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर ली है। रमाकांत ने अपने आखिरी पत्र में केसीआर सरकार की उदासीनता और दलित बंधु योजना से इनकार को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। इसने लाखों दलित भूमिहीन परिवारों को बड़े बड़े वादों से धोखा देकर उनके सपनों को कुचल दिया है। केसीआर सरकार ने बजट में 17,700 करोड़ रुपए का भारी आवंटन करके दलित बंधु की घोषणा की, लेकिन मुश्किल से 300 करोड़ रुपए खर्च किए। 3 दिसंबर को और बीआरएस को तेलंगाना के कमजोर वर्गों को अशक्त करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। #दलित द्रोही केसीआर। गौरतलब है कि चुनावों का ऐलान होने के बाद से ही राज्य की सत्ताधारी बीआरएस और उसे चुनौती देने का सपना देखने वाली बीजेपी दोनों में ही भगदड़ मची हुई है। एक तरफ दोनों ही दलों के नेताओं में कांग्रेस का हाथ थामने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार मजबूत होती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि कपट पत्र है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा 15 साल में वादा पूरा नहीं कर पाई। वहीं कांग्रेस ने 5 साल में 36 में से 34 वायदे पूरे किए हैं। भाजपा कांग्रेस में यही अंतर है। मीडिया से बात करते समय प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि घोषणा पत्र में बीजेपी ने कांग्रेस की नकल करने की कोशिश की है। ये भूपेश बघेल की उपलब्धि है कि धान पर बोनस का विरोध करने वाले धान की कीमत 3100 रुपए करने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने 2100 रुपए बोलकर नहीं दिए, 300 रुपए बोनस नहीं दिए, 15 क्विंटल नहीं खरीदने का निर्णय जिन्होंने लिया था, वे अब 21 क्विंटल खरीदने की बात कर रहे हैं। भाजपा घोषणा तो कर रही है, लेकिन जनता भरोसा नहीं करेगी। मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। जो 15 लाख रुपए देने का वादा कर भूल गए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर भूल गए, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा कर भूल गए, उनके वादों की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस ने कहा 2003, 2008, 2013 के चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वादा किए थे वे आज भी अधूरे हैं। 3 चुनावों में 31 वायदे किए, जिनमें 25 को भी पूरा नहीं किया। और वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी के घोषणा पत्र पर वार करते हुए लिखा कि पाखंड की भी हद होती है। छत्तीसगढ़ में आज भाजपा ने मोदी की गारंटी के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है, बाकायदा पीएम के हस्ताक्षर के साथ। छत्तीसगढ़ में धान की ज्यादा एमएसपी का वादा करने वाले पीएम 10 राज्यों में अपनी सरकार में ऐसा क्यों नहीं करते?
500 में सिलेंडर का वादा करने वाले पीएम 10 में से अपने एक राज्य में तो ऐसा करके दिखाएं। हमारी सरकारों से सीखते रहिए। यह खाली पद भरने का फर्जीवाड़ा बाद में कीजिएगा, पहले केंद्र के 10 लाख खाली पदों को भरें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय के दिए गए बयान पर एबीवीपी के छात्रों ने थाने में शिकायत दी थी। कांग्रेस नेता अजय राय ने बीएचयू आईआईटी छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में एबीवीपी पर टिप्पणी की थी। अजय राय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके साथ ही अजय राय ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा सभी विश्वविद्यालयों पर हावी हो चुकी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा साक्षी सिंह ने अजय राय पर मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी है। कांग्रेस नेता अजय राय के खिलाफ 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने वाराणसी के लंका थाने में पुलिस को शिकायत देते हुए लिखा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो कि देश भर के शिक्षण संस्थानों में काम करती है। 2 नवंबर 2023 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में छेड़खानी की घटना हुई, जिसकी अभी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इसी बीच 3 नवंबर 2023 को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अजय राय द्वारा बयान दिया गया कि इस घटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता है। वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि अजय राय का ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छवि को खराब करने और उक्त गंभीर प्रकरण की जांच को प्रभावित करने की नीयत से दिया गया है। बीएचयू के अंदर घटना घटी है, ये तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली और बहुत ही शर्मनाक घटना है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जघन्यतम अपराध है। इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें जो दोषी लोग हैं, मैं तो सीधे सीधे कहूँगा कि बीएचयू जो आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल इनको निलंबित करना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जैसा जानकारी आ रही है कि ये सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, इस नाते उनके खिलाफ एक कार्रवाई नहीं हो रही है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में जैसे लोगों ने बताया कि सीसी कैमरा से लेकर सब खराब हैं, ये सब चीज़ें जानबूझकर बचाने का काम है। ये इस पर तत्काल प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और के लोग ये शासन में आए हैं, जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, आप उठाकर देख लीजिएगा, सभी लोग आज के दिन में ये लोग इनके द्वारा नियुक्त किए गए जितने भी वीसी हैं, सारे वाइस चांसलर वहाँ के बच्चों से नहीं मिलते, वहाँ के लोगों पर कोई ध्यान नहीं देते और पूरी तरीके से ये बीएचयू को बर्बाद कर रहे हैं और बीएचयू का आरएसएस करण कर दिया है, संघकरण कर दिया है। संघ की शाखाएं लग रही हैं, संघ की गेस्ट हाउस बुक हो रहे हैं और संघ का टोटल काम वहाँ हो रहा है और वहाँ कोई नहीं हो रहा है। केवल आरएसएस का जो है वहाँ से पौध आगे बढ़ाई जा रही है। टोटल आरएसएस के मार्गदर्शन में बीएचयू चल रहा है। इसके साथ ही एबीवीपी सदस्यों द्वारा शिकायत में बताया गया कि कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा आजम खान की गिरफ्तारी का जिक्र कर विश्वविद्यालय परिसर में जातीय और आर्थिक और धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से या अजय राय की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन देखना होगा कि क्या अजय राय की इस मामले पर गिरफ्तारी होती है या फिर कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या बयान आता है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। जी हाँ, पुर्रा हर्बल के रूहे रवां हकीम सलीम चावला साहब के पास हमारे ही चैनल से जानकारी लेने के बाद पुर्रा हर्बल का हमने नंबर बताया। 15 दिन पहले मेडिसिन उन्होंने वहाँ से लिए, इलाज किया, 50% उनको फ़ायदा हुआ। वो कैसे हुआ, आप खुद शाहबानों और उनकी बहन से रूबरू हकीम सलीम चावला साहब के साथ वो ट्रीटमेंट कैसे किए, क्यों किए, कब किए, वो आपको बता सकते हैं और कितना फ़ायदा हुआ। यह हकीकत है। आप एक बार ज़रूर मिलें। बुर्राक हर्बल
मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद ही आपको पता चलेगा ये कितना असरदार है। यकीनन शिफा भी है, जज़ा भी है। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी बहन है? हाँ, मेरी बहन है। आप मेरे पास कितने दिन पहले आई थी? ये 15 दिन पहले आई थी। कितना प्रॉब्लम था इनको? बिल्कुल चल नहीं सक रही थी, बहुत ही मुश्किल में थे। क्या है, ऐसा भूख नहीं लग रही थी और क्या है, ऐसा सो भी नहीं सक रही थी हमारी बहन। अभी आपके पास दिखाने के बाद बहुत ही क्या है इम्प्रूवमेंट है इनमें। कितना पैसा, 1 रुपये में कितना % इम्प्रूवमेंट हुआ? 50% तो है ना? हाँ, 50% 15 दिन में 50% की पहले ये ऊपर भी नहीं आई थी? नहीं आई थी। मैं गया था नीचे हाँ, मिलने। अभी इन्होंने इनकी मर्जी से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आए। है? हाँ, मैं जाके मिलती हूँ आपके हिसाब से, मैं बोलती हूँ मेरा प्रॉब्लम ऐसा बोल के। अभी आप लोग कहाँ से आए हो? हैदराबाद हम में? लोग कड़पा से हैं। कड़पा से आए। हाँ, कड़पा से। इनको कैंसर का प्रॉब्लम हाँ, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। 50% आराम हो गया हाँ, ना? 50% आप यकीन से कह रही हाँ, हैं, सच कह रही है ना? हाँ, हाँ, जरूर। आप भी ये पक्का ना? आपका चेहरा ही बता रहा है। आप तो मुर्दा आए तो जिंदा हो गई, अल्लाह ने कर दिया। अब लेकिन अगर भाजी का जूस नहीं पिया ना तो फिर आना नहीं करेंगी ना इंशाल्लाह। आपका नाम क्या था? मेरा नाम शाहबान है। और आपका? अनीस फातिमा। आपका मोबाइल नंबर बोलो। मेरा मोबाइल नंबर 9502409359। आपका नंबर बोलो। मेरा नंबर 9494461768। अस्सलाम वालेकुम। चल। इजराइल अपनी ताकत के नशे में चूर है। वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ा रहा है और गजा पर कहर बरपा रहा है। उसे महिलाओं और मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं आ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर अमेरिका की ओर से नया बयान सामने आया है। ये बयान भारतीय मूल के एक अमेरिकी सांसद ने दिया है। वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी सांसद डॉक्टर अमी बेरा ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों पर बेहद संतुलित बात की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और फिलिस्तीन के लोगों को जीने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम एशिया में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। बेरा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि मेरा दृढ़ता से मानना है कि इजराइल को अपना अस्तित्व बचाए रखने और अपनी रक्षा का अधिकार है। इसी तरह निर्दोष फिलिस्तीनियों को शांति और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन इजरायली और फिलिस्तीन एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकेंगे। मुझे नहीं पता कि क्या ये कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब है। अमेरिकी सांसद ने कहा कि मैं इतना जानता हूं कि अगर निर्दोष इजरायलियों की जान जाती रहेगी और निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा जाता रहेगा तो ये कभी पूरा नहीं होगा। फिर दोनों मिलकर शांति से नहीं रहेंगे। बेरा ने कहा, संघर्षरत नागरिक तक मानवीय सहायता, भोजन, पानी और दवा पहुंचाने के लिए हमें तत्काल संघर्ष विराम की आवश्यकता है। इसके बाद हमें आगे एक अलग रास्ता तलाशने की जरूरत है। बेरा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति और खुफिया मामलों पर सदन की स्थायी चयन समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कहने पर कुछ देर के लिए गजा में संघर्ष विराम भी नहीं किया था, लेकिन जो बाइडेन की इस जंग को लेकर जो भूमिका रही वो भी शक के घेरे में है। अगर अमेरिका इजराइल पर दबाव बनाए तो ये जंग फौरन रुक सकती है, क्योंकि जंग से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है।